स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का वेदांत एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं। मैं सौरभ नामदेव। कंटिन्यूअस इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए जैसा कि आपको लगातार वीडियोस मिलते चल रहे होंगे और जिसमें आपने देखा होगा कि यूनिट 7 से रिलेटेड जो इम्पॉर्टेंट सेगमेंट हो सकते हैं उस पर्टिकुलर टॉपिक के, उससे संबंधित वीडियोस लगातार आपको मिल रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आपकी प्रिपरेशन भी बेहतर चल रही होगी। इसी क्रम में आज जो वीडियो हम बना रहे हैं या इस वीडियो के आने का जो मेन मकसद है, जिसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कभी मेंस में हुआ करता था, प्रीलिम्स में अब उस टॉपिक को ऐड ऑन कर दिया है एनवायरनमेंट के साथ में। तो निश्चित रूप में प्रीलिम्स रिलेटेड फैक्ट जो हैं इस चैप्टर से अब आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो कौन कौन से प्रीलिम्स से रिलेटेड फैक्ट बन सकते हैं, चलिए आइए जानने की कोशिश करते हैं इस वीडियोस में। तो इस वीडियो में जो टॉपिक है हमारा वो है बायोडाइवर्सिटी। शुरुआत करते हैं बिना देरी किए हुए कि बायोडाइवर्सिटी क्या है। बायोडाइवर्सिटी दरअसल में नेचर का वो खजाना है जो इस पृथ्वी पर या इस नेचर में जितने भी सजीव हैं, तो अब इस पृथ्वी पर या इस नेचर में कौन कौन सजीव हैं, तो आपने निश्चित रूप में ये चीज जरूर पढ़ी होगी कि जितने भी प्लांट्स हैं, जितने भी एनिमल हैं, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, मतलब जितने भी पादप हैं, जितने भी जीव जंतु हैं, जितने भी सूक्ष्म जीव हैं, ये सभी के सभी सजीव कहलाते हैं। जितना ज्यादा नेचर में इनका नंबर होगा उतना ज्यादा इनमें आपको एक दूसरे से वैरायटी देखने को मिलेगी। मतलब सजीवों का नंबर अधिक होने से सजीवों में ज्यादा बहुलता देखने को आपको मिलेगी और यही बहुलता, इसी चीज को हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। मतलब बायोडाइवर्सिटी में ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे, ज्यादा से ज्यादा जीव जंतु, ज्यादा से ज्यादा सूक्ष्म जीव का नंबर आपको देखने को मिलेगा। और निश्चित रूप में अगर ज्यादा से ज्यादा होगा सजीवों का नंबर तो ज्यादा से ज्यादा आप उनकी वैरायटियां भी आसानी से देख पाएंगे, उनके बारे में ज्यादा से ज्यादा अध्ययन कर पाएंगे। यही इस सब्जेक्ट का मेन मोटिव है। अब यदि मैं आपसे पूछूं या आपको बताऊं कि वर्तमान समय में जब से वर्ल्ड ग्लोबलाइजेशन की तरफ जा रहा है, निश्चित रूप में इंडिया की पॉपुलेशन भी उतनी तेजी से बढ़ रही है और तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या हर समस्या के लिए एक बहुत बड़ा पहलू हो चुका है। मतलब हर हिंदुस्तान में या वेस्टर्न कल्चर में जो समस्याएं आ रही हैं उनमें मेजर कारण जो आ रहा है या सबसे कॉमन जो सेगमेंट आ रहा है वो है पॉपुलेशन ग्रोथ या ओवर पॉपुलेशन। तो जनसंख्या वृद्धि के कारण आपको भी पता है कि तेजी से पेड़ों को हम काटते जा रहे हैं, तेजी से जंगलों को साफ करते जा रहे हैं, तेजी से जीवों को मारते जा रहे हैं। बस इसीलिए यूनाइटेड नेशन ने इंटरनेशनल लेवल पर एक डे डिसाइड किया है प्लांट, एनिमल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के नंबर को बचाने के लिए 22 मई 22 मई को अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाते हैं ताकि लोगों को प्लांट का इंपॉर्टेंस पता चले, एनिमल का इंपॉर्टेंस पता चले, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिस वजह से इंडस्ट्रियल सेक्टर चल रहा है उनका इंपॉर्टेंस पता चले। और जिस दिन ये तीनों ही नहीं रहेंगे निश्चित रूप में नेचर जो है वो अपने मेन या एक्टिव इंग्रेडिएंट से ब्लैंक हो जाएगी। तो इसी चीज को बताने के लिए 29 दिसंबर को भी इंडिया में बायोडाइवर्सिटी डे मनाते हैं। या ज्यादातर कंट्रीज अपने अपने यहां पर प्लांट की, एनिमल की और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की इंपॉर्टेंस बताने के लिए 22 मई को ना बताकर 29 दिसंबर को भी बायोडाइवर्सिटी डे सेलिब्रेट करते हैं। तो ये दो चीजें आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है कि जैव विविधता दिवस कौन कौन से हैं। तो 22 में भी होगा इसका आंसर और 29 दिसंबर। लेकिन जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ध्यान रखा जाएगा कि एक ना दे, लेकिन फिर भी अगर आपको दोनों ऑप्शन मिलेंगे तो आपको इस चीज को क्लियर करना होगा कि इंटरनेशनल लेवल पर डे जो है वो 22 में है और इंडियन लेवल पर जो डे है वो 29 दिसंबर है। याद रहेगी चीजें। चलिए चलते हैं आगे के सेगमेंट पे। टॉपिक जब भी हम शुरू करते हैं तो जो टॉपिक की हेडिंग होता है, ये टर्म किसने दिया था, ये सबसे ज्यादा वैल्यूएबल क्वेश्चन हो जाता है। तो बायोडाइवर्सिटी जो हमारा चैप्टर है, ये टर्म सबसे पहले किसने यूज किया था। तो सामने स्क्रीन पर जिनका आप इमेज देख रहे हैं, जी हाँ, इनको कहते हैं WG रॉजन। तो WG रॉजन वाज द पर्सन हु गेव द टर्म बायोडाइवर्सिटी। लेकिन किस ईयर में दिया था, 1985 में। लेकिन इस वर्ड को उतनी तवज्जो नहीं मिली इंटरनेशनल लेवल पर। ये वर्ड जो फैमिलियर हुआ, ये वर्ड जो बायोडाइवर्सिटी बड़ा बना, ये
ईओ विल्सन के प्रयासों से। और ईओ विल्सन जो व्यक्ति हैं, इन्हीं को तो हम कहते हैं कि ये वो व्यक्ति हैं जो बायोडायवर्सिटी का पिता भी माने जाते हैं, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले यूएसए में एक कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए बताया था कि कीटों का नंबर यदि कम हो जाएगा, कीटों की बायोडायवर्सिटी कम हो जाएगी, तो ह्यूमन सिविलाइजेशन ही समाप्त हो जाएगी। मतलब एक स्पेसिफिक स्पीसीज कीट का ह्यूमन सिविलाइजेशन से किस तरह से कनेक्ट होता है लिंकेज, या एक बायोडायवर्सिटी दूसरी बायोडायवर्सिटी से किस तरह से लिंकेज होती है, इसको सबसे पहले इंटरनेशनल लेवल पर आपने समझाने की कोशिश की। और आपके समझाने के बाद ही बायोडायवर्सिटी वर्ड पूरे ग्लोब में या ग्लोबल लेवल पर यूटिलाइज होना या स्टार्टअप होना शुरू हुआ था। तो यदि कभी आपसे कोई पूछे कि वास्तविकता में जैव विविधता शब्द को हाईलाइट कराने में किसका रोल सबसे अहम है, तो जी हाँ, जो मेरे सामने, माफी चाहता हूं, जो मेरे पीछे आप पिक्चर देख रहे हैं, नाम है इनका ईओ विल्सन, जिनको फादर ऑफ हम बोलते हैं बायोडायवर्सिटी, इन्हीं का जिक्र दरअसल में इसमें आता है। अब इसके बाद यदि हम चलते हैं तो यूनाइटेड नेशन को भी बायोडायवर्सिटी को सेव करने के लिए आना पड़ा। ऐसा क्या हुआ? दरअसल में इसके पीछे एक डेटा है जो आपको याद रखना है कि 1947 मतलब जब से हमको फ्रीडम मिली, आजादी मिली, तब से लेकर 2000 के बीच में हमने जितने पेड़ पौधों को कट किया, मतलब जितने जंगल साफ किए, जितनी वर्ल्ड लाइफ एनिमल हमने समाप्त किए, जितने भी हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म को समाप्त कर दिया, उतने ही हमने टाइम में अगर हम देखें तो सन 2000 से लेकर 2010 में हमने प्लांट के नंबर को, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के नंबर को और एनिमल के नंबर को कम करके रख दिया। मतलब जितनी तबाही, जितनी बायोडायवर्सिटी हमने, यहां बायोडायवर्सिटी का मतलब होता है प्लांट का नंबर, एनिमल का नंबर और माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नंबर। तो 47 से लेकर 2000 में हमने प्लांट का नंबर कम किया है, एनिमल का नंबर कम किया है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नंबर जितना कम किया था इन 50 सालों में, उतना हमने 10 सालों में कम करके रख दिया। और निश्चित रूप में आपको भी पता है कि प्लांट की इंपॉर्टेंस क्या है, एनिमल की इंपॉर्टेंस क्या है। इसी वजह से यूनाइटेड नेशन को चिंता हुई और यूनाइटेड नेशन ने बिना देरी किए हुए 2011 से 2020 मतलब ये जो 10 साल हैं, इन्हीं को जैव विविधता दशक के रूप में मनाए जाने की घोषणा करी, जिसके आज बेहतर परिणाम हमको देखने को मिल रहे हैं। जैव विविधता दशक जो सन 2011 से 2020 के बीच में चला, सभी देशों ने अपने अपने स्तर पर बायोडायवर्सिटी के नंबर को बढ़ाने की कोशिश की और इसमें निश्चित रूप में लगभग बहुत से देशों को अप्रत्याशित सफलता भी अर्जित हुई है। भारत इनमें से एक है। जब भी कभी क्वेश्चन आता है कि बायोडायवर्सिटी क्या है, तो हमेशा प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन हमेशा से पूछा जाता है, चाहे मेंस लेवल में भी ये चीज क्यों ना हो, कि बायोडायवर्सिटी एक्ट कब आया था। मतलब कब से ये चीज क्लियर हुई कि आप पेड़ पौधों को कट नहीं कर सकते हैं, कब से ये चीज क्लियर हुई कि आप जानवरों को परेशान नहीं कर सकते हैं, किस एक्ट ने दरअसल में ये पावर दी कि वर्ल्ड लाइफ एनिमल की हंटिंग नहीं की जा सकती है या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता है। मतलब वर्ल्ड लाइफ एनिमल, जंगलों और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आप कम नहीं कर सकते हैं या उनको परेशान नहीं कर सकते या उसके नंबर को कुछ भी एक्टिविटी के थ्रू आप कम नहीं कर सकते। ये दरअसल में जैव विविधता एक्ट या बायोडायवर्सिटी एक्ट होने आने के बाद ये चीज क्लियर हुई। तो बायोडायवर्सिटी एक्ट जो लाया गया था वो लाया गया था 11 दिसंबर 2002 को, और इसी के बाद से पर्यावरण के जैविक घटकों को नुकसान यदि कोई भी ह्यूमन पहुंचाता है या कोई भी इंडस्ट्री पहुंचाती है तो उसके खिलाफ कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई जो है वो करता है आज के समय पे एनजीटी, क्योंकि पर्यावरण से रिलेटेड सारे मुद्दे जो हैं अब एनजीटी की गिरफ्त में हैं। और सन 2002 से, माफी चाहता हूं, सन 2010 से दरअसल में एनजीटी अस्तित्व में है और हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बोझ को कम करने की दिशा में लगातार कोशिश कर रही है। तो यदि आपसे कभी कोई क्वेश्चन पूछे कि बायोडायवर्सिटी एक्ट कब आया था, जिस वजह से जंगली जानवरों और प्लांट की बायोडायवर्सिटी का नंबर जो कम हो रहा था उसके लिए कड़े कानून लाए गए ताकि ये बच सकें, ये सेफ रह सकें, क्योंकि यही तो नेचर की असली विरासत है। ये यदि समाप्त हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं ह्यूमन सिविलाइजेशन का कोई ना कोई अनछुआ
हुआ पहलू इनसे जुड़ा हुआ है और देर नहीं लगेगी ह्यूमन सिविलाइजेशन को या मानव सभ्यता को समाप्त होने के लिए। तो नेचर में पादपों के, जानवरों के और सूक्ष्म जीवों के नंबर को बढ़ाने के लिए ही दरअसल में बायोडायवर्सिटी एक्ट को भी कड़े कानूनों के रूप में इंडिया में शामिल किया गया था। इसके बाद यदि हम बात करें कि वर्ल्ड लेवल पर या ग्लोब में सबसे ज्यादा पेड़ पौधों का नंबर कहां है, सबसे ज्यादा वर्ल्ड लाइफ एनिमल कहां पाए जाते हैं, सबसे ज्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नंबर कहां है, मतलब ग्लोब में या पूरी की पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जैव विविधता कहां है, सबसे ज्यादा जैव विविधता के भंडार कहां हैं। यदि आपको इस क्वेश्चन का आंसर जानना है तो आपको ग्लोब को सबसे पहले समझना होगा। और मैं उम्मीद ये करता हूं कि आप लोग ग्लोब वगैरह वाले कॉन्सेप्ट से इजीली बहुत अच्छे से अवेयर होंगे, क्योंकि ये बेसिक आपको शुरू से ही क्लियर है और निश्चित रूप में इसके बारे में आप कहीं ना कहीं जो है वो काफी कुछ जानते भी होंगे। तो जैसे कि मैं जिस लाइन को मार्क कर रहा हूं इसे कहते हैं इक्वेटर। इक्वेटर दरअसल में वो रीजन होता है, जैसे इस चित्र में ये जो आप देख रहे हैं ये इक्वेटर वो रीजन होता है जहां लाइफ के लिए सबसे फेवरेबल दो कंडीशन सबसे अच्छी मिलती हैं। सबसे पहली वर्षा, रेनिंग, ये सबसे ज्यादा होती है इक्वेटोरियल रीजन पर, विषुवत रेखा जहां है वहां पर। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सूर्य की किरणें जो हैं, मतलब सूर्य का प्रकाश जो है वो 365 दिन में से लगभग 350 डेज प्लस मिलता है। मतलब सनलाइट भी बेहतर मिलती है, रेन भी बेहतर मिलती है। इसलिए इक्वेटर रीजन पर जो जो फॉरेस्ट आते हैं, इक्वेटर रीजन पर जो जो कंट्रीज आती हैं, वहां बायोडायवर्सिटी का नंबर आपको ज्यादा से ज्यादा मिलेगा। तो यदि आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि सबसे ज्यादा बायोडायवर्सिटी किस कंट्री में है, नो डाउट ब्राजील में। लेकिन यदि मैं पूछूं कि ब्राजील में कौन से वन हैं, तो उसको हम कहते हैं वर्ल्ड ऑफ लंग्स, विश्व के फेफड़े। क्यों विश्व के फेफड़े? क्योंकि वनों का मेन काम होता है, वनों में फॉरेस्ट मतलब वन जो होते हैं उनमें पेड़ पौधे होते हैं, और पेड़ पौधे का मतलब है कि वो अपना बेसिक फिनोमेना तो याद ही रखेंगे ना कि पेड़ पौधे हमेशा कौन सी गैस ट्रैप करेंगे, CO2। और पेड़ पौधे यदि CO2 ट्रैप करेंगे तो इसका सीधा सा मतलब है कि कौन सी गैस रिलीज करेंगे, O2। सेम यही फंक्शनिंग तो हमारे लंग्स की भी है। लंग्स क्या काम करते हैं? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस या गैसियस एक्सचेंज करते हैं कि CO2 जो है उसको बाहर निकालते हैं लंग्स और O2 को इनटेक करते हैं। लेकिन प्लांट यहां थोड़ा सा उल्टा करते हैं कि वो CO2 को इनटेक करते हैं और ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं। इसलिए विश्व के फेफड़े किसे कहते हैं? याद रखिएगा, अमेजन वनों को कहते हैं। लेकिन यदि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन पूछा जाए, सबसे ज्यादा बायोडायवर्सिटी कहां पाई जाती है, तो आप ये भी याद रखेंगे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, मतलब उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन। यहां जो ब्राजील वाला रीजन होता है या ब्राजील जहां पड़ता है, अगर हम देखें वनों के हिसाब से तो वो इस वाले सेगमेंट में सबसे ज्यादा बायोडायवर्सिटी मिलेगी। मतलब सबसे ज्यादा बायोडायवर्सिटी मिलने का मतलब क्या हुआ? सबसे ज्यादा प्लांट आपको यहीं मिलेंगे, सबसे ज्यादा एनिमल आपको यहीं मिलेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपको यहीं सबसे ज्यादा मिलेंगे, मतलब ब्राजील में। और ये अगर सबसे ज्यादा मिलेंगे तो निश्चित रूप में आपको एक से एक वैरायटी या ज्यादा से ज्यादा वैरायटी भी आपको देखने को मिलेगी आपको इन रीजन में। इसी चीज को अगर मैं इंडिया के परिप्रेक्ष्य में आपसे पूछ लूं कि वर्ल्ड लेवल पर तो आपने बता दिया कि बायोडायवर्सिटी का नंबर कहां है, सजीवों की संख्या और उनकी विविधता कहां ज्यादा है, क्या आप मुझे ये चीज इंडिया लेवल पर बता सकते हैं? तो इंडिया लेवल पर अगर आपने जियोग्राफी को, एक बात याद रखिएगा, ये जो टॉपिक है बायोडायवर्सिटी ये पूरी तरह से जियोग्राफी ओरिएंटेड टॉपिक है और मैं साइंस का टीचर हूं, लेकिन फिर भी जो रिलेटेड विद थोड़ी बहुत मैं आपकी मदद कर सकता हूं, क्योंकि उतना बेहतर मैं इस सब्जेक्ट का जानकार नहीं हूं। ये जियोग्राफी वाले टीचर आपको और भी बेहतर तरीके से विद रियल डायग्रामेटिक तरीके से आपको बताएंगे। मैं तो इसका जो बेसिक हो सकता है, जो असल कॉन्सेप्ट हो सकता है, वो आपको दे सकता हूं। रियलिस्टिक नॉलेज या रियल नॉलेज आपको जियोग्राफी से ही मिलेगा। तो ध्यान से सुनेगा। जैसे हम अगर बात करें कि ये अगर इंडिया है, तो इंडिया में जो ये वाला रीजन होता है, मतलब महाराष्ट्र से जो रीजन शुरू होता है और केरला पे जो रीजन खत्म होता है, याद रखिएगा ये कहलाता है वेस्टर्न घाट। तो वेस्टर्न घाट इंडिया में वो साइट है जहां पर प्लांट,
एनिमल माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नंबर ज्यादा है। सजीवों का नंबर यदि ज्यादा होगा तो ज्यादा से ज्यादा वैरायटी मिलेगी। तो भारत में सबसे ज्यादा जैव विविधता याद रखिएगा कहाँ मिलती है? वेस्टर्न घाट में। लेकिन वेस्टर्न घाट के बाद भारत में सबसे ज्यादा जैव विविधता मिलती है इस रेंज में, इसको कहते हैं पूर्वी हिमालय। और पूर्वी हिमालय में कौन कौन से स्टेट आते हैं ये आपको बिल्कुल बाय हार्ट या थॉरो याद रखना होगा कि पूर्वी जो हिमालय होता है उसमें अरुणाचल प्रदेश और कुछ असम का हिस्सा, जैसे कि आप देख रहे हैं, सिक्किम का कुछ हिस्सा, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज वेस्ट बंगाल। ये पूर्वी हिमालय के अंतर्गत आने वाले कुछ स्टेट्स हैं जहां बायोडायवर्सिटी ज्यादा है। लेकिन किसके बाद ज्यादा है? वेस्टर्न घाट के बाद। लेकिन अब एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मेरे को आपको बतानी, हालांकि आपसे ये चीज बनती है, मैं आपसे नॉर्मल क्वेश्चन पूछूं, भारत में सबसे ज्यादा बायोडायवर्सिटी कहां पाई जाती है? तो आप में से ज्यादातर लोग आंसर करते हैं कि सर केरला में एक वैली है जिसको कहते हैं फ्लावर वैली। जी हाँ, यदि आपने फ्लावर वैली वर्ड यूज किया तो आपने गलत स्टेटमेंट यूज किया, क्योंकि फ्लावर वैली जो है वो तो उत्तराखंड में है। केरला में साइलेंट वैली है। केरला में फूलों की घाटी नहीं है, शांत घाटी है। और शांत घाटी जो है केरला के पलपक्कड़ जिले में आती है। और भारत में इसी घाटी पे, साइलेंट वैली पे, सबसे ज्यादा आपको सजीवों का नंबर मिलेगा। मतलब एक से एक प्लांट की वैरायटी, एक से एक एनिमल की प्रजातियां, एक से एक आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पीसीज की जो जातियां हैं वो आपको यहां देखने को मिलेंगी। और याद रखिएगा जो साइलेंट वैली है वो भी कहीं ना कहीं वेस्टर्न घाट के दायरे में ही आता है। तो ये चीज आपको याद रखना है कि इंडिया में सबसे ज्यादा बायोडायवर्सिटी जो है वो दो रीजन में है। द फर्स्ट वन इज वेस्टर्न घाट एंड सेकंड वन ईस्टर्न हिमालय या पूर्वी हिमालय। अब इसके बाद यदि एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के लिए मैं बिल्कुल वन लाइनर फैक्ट के रूप में चीजें आपको इजीली समझाने की कोशिश करूं, तो जो ये टॉपिक है ये रियल मीन्स ओरिएंटेड टॉपिक है। लेकिन इस टॉपिक से प्रीलिम्स में जो क्वेश्चन बनेंगे वो क्वेश्चन इस सेगमेंट से आएंगे जो आप पीछे देख रहे हैं। दरअसल में बायोडायवर्सिटी को यदि हम सिंपल बिहाफ पे डिवाइड करें तो वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। पहला है एनिमल किंगडम डाइवर्सिटी, मतलब जितने भी जीव जंतु हैं उनकी कौन कौन सी वैरायटी का कौन कौन सा इंपॉर्टेंस होता है ये आपको पता होना चाहिए। और दूसरा होता है कि प्लांट का जितना ज्यादा नंबर होगा उनकी वैरायटी उतनी ज्यादा होगी, तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। मतलब बायोडाइवर्सिटी को सिंपल तरीके से हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। लेकिन याद रखिएगा जब हम रियल क्लासिफिकेशन देखते हैं तो बायोडाइवर्सिटी दो पार्ट में नहीं डिवाइड होती, तीन पार्ट में डिवाइड होती है। जेनेटिक लेवल पर, स्पीसीज लेवल पर और इकोसिस्टम लेवल पर। मतलब जो जैव विविधता है उसके तीन प्रकार होते हैं: आनुवांशिक विविधता, प्रजातिगत विविधता और पारिस्थितिक तंत्र पर निर्भर विविधता। लेकिन अभी हम जो, क्योंकि हमको समझना इस चैप्टर का बेसिक और प्रीलिम्स में यहीं से क्वेश्चन आएंगे, तो बायोडाइवर्सिटी को दो सेगमेंट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला एनिमल किंगडम और दूसरा प्लांट किंगडम। सबसे पहले हम बात करते हैं एनिमल किंगडम की। अब यहाँ एनिमल किंगडम का मतलब क्या है कि जितने भी एनिमल आप जानते हैं उनका क्या क्या इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जो आपको एग्जामिनेशंस में पूछ सकते हैं। मैं आपको हर एक एनिमल के बारे में और उसके इंपॉर्टेंट फीचर के बारे में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं डाइवर्सिटी के टाइप में। सबसे पहले एनिमल बायोडाइवर्सिटी शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने हमेशा सुना होगा कि शेर की जो दहाड़ होती है, क्योंकि शेर एनिमल में आएगा और आपको ही पता है कि शेरों का नंबर या लाइन का नंबर काफी तेजी से कम हो रहा है। इसी बीच आपने सुना होगा कि गिर से एशियन टाइगर जो है माफी चाहता हूं, एशियन लाइन जो है इनको बुलाए गए हैं। इसी तरह से नमीबिया के शेर भी इंडिया में बुलाए गए हैं। तो कहने का मतलब है कि ये घटनाएं जो है लाइन की तरफ या टाइगर की तरफ कहीं ना कहीं इशारा करती हैं। तो आपसे क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि जो शेर होते हैं उनकी दहाड़ जो होती है वो ज्यादा तेज होती है, जबकि मच्छर जो होते हैं उनकी भिनभिनाहट जो होती है वो कम होती है। तो आपसे सीधे सीधे से एनिमल डाइवर्सिटी से भी जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे ये हैं। तो सबसे पहले हम अगर एनिमल डाइवर्सिटी में बात करें तो जो राजा होता है एनिमल का उसी से लेते हैं कि शेर की दहाड़ जो होती है वो ज्यादा
तेज, ज्यादा भारी सुनाई देती है, ज्यादा दूर तक सुनाई देती है? इसका कारण क्या है? तो इसका कारण आपको फिजिक्स में जो चैप्टर है साउंड, उसमें मिलेगा। जब आप साउंड के कैरेक्टरिस्टिक फीचर को पढ़ रहे होंगे तब साउंड का एक महत्वपूर्ण गुण आपको मिलेगा जिसको हम कहते हैं तारत्व, या जिसको हम कहते हैं पिच। ये पिच ही दरअसल में ध्वनि का वो गुण है जिस वजह से आवाज पतली होती है और मोटी या भारी होती है। और तारत्व जो है वो आवृत्ति, आवृत्ति का मतलब होता है 1 सेकंड में किए गए कंपनों की संख्या किसी वेव के द्वारा। तो तारत्व जो है मतलब पिच जो है वो फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करती है। ये चीज अगर आपने सीख ली तो बस आपका चीज जो है आंसर वो क्लियर हो जाएगा। शेर की दहाड़ जो है वो भारी इसलिए होती है क्योंकि शेर का जो पिच होता है, याद रखिएगा, वो कम होता है और शेर की फ्रीक्वेंसी भी कम होती है। लीजिए, ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे इस सेगमेंट में। बायोडायवर्सिटी चैप्टर में प्रीलिम्स में आपको इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे। जल्दी से देख लेते हैं कि मच्छर की भिनभिनाहट का कारण क्या होता है। तो मच्छर की जो भिनभिनाहट है उसका कारण है कि मच्छर का जो पिच होता है वो ज्यादा होता है और इस वजह से उसकी फ्रीक्वेंसी भी क्या होती है, मोर होती है। तो इस तरह की चीजें आपको मिलेंगी, मतलब एनिमल से रिलेटेड आपको फैक्ट ज्यादातर देखने को मिलेंगे। अब आजकल बहुत ज्यादा कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन चल रहा है, मूवी भी आई है, आपने शायद लाइगर नाम सुना। ये मूवी के आने से निश्चित रूप में जो है इन चीजों पे बात भी चलने लगती है। लाइगर दरअसल में एक ऐसी कैटेगरी होती है जो कि मेल लायन मतलब नर शेर और जो फीमेल टाइगर होती है इनकी मीटिंग से बनता है। मतलब कहने का है कि यदि शेर नर हो और टाइगर यदि मादा हो तो इन दोनों की मीटिंग से जो चीज बनेगी उसे हम लाइगर कहते हैं। जबकि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा टिगोन कैसे बनते हैं, तो टिगोन भी दरअसल में इन्हीं जंगली बिल्लियों की एक स्पीसीज होती है जो बनती है यदि टाइगर मेल हो इस बार, और टाइगर यदि मेल हो और लाइन यदि फीमेल हो तो बनेगा टिगोन। तो ये आपको मेन चीज याद रखना है कि जनरली जो पेरेंट्स होते हैं उन्हीं का जेनेटिक कैरेक्टर जो है वो ऑफस्प्रिंग पे प्रोड्यूस मिलेगा या ऑफस्प्रिंग पे आपको मिलेगा। इसके बाद इस चैप्टर से कुछ इस तरह के क्वेश्चन आएंगे जैसा कि आप देख रहे हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं, चींटियां एक सरल रेखा में चलती हैं क्यों? याद रखिएगा, जो चींटियां एक सरल रेखा में चलती हैं उसका कारण है कि जो आगे वाली चींटी होती है वो पिछली चींटियों को गाइड करने के लिए एक बायोकेमिकल सब्सटेंस रिलीज करती है, उसे हम कहते हैं फेरोमोन्स। तो फेरोमोन्स का संचरण करके ही जो चींटियां हैं वो कंटिन्यूअस अपने पाथ में आगे की ओर बढ़ती हैं। जैसे आपने एक चीज और सुनी होगी कि कई बार यदि कुछ चींटियां आपको काट देती हैं, यहाँ कई बार का मतलब होता है कि कई बार, लेकिन रेड चींटी ही आपको काटती है तो वो एक एसिड रिलीज करती है, द नेम इज मैथेनोइक एसिड। और मैथेनोइक एसिड के कारण ही आपको जिस जगह पर वो काटती हैं चुभन और जलन महसूस होती है। इसी तरह से श्वेत चींटी किसे कहते हैं? तो ये तो वन लाइनर फैक्ट जो आपको याद रखना है कि श्वेत चींटी जो है दीमक को कहते हैं और दीमक का सबसे फेवरेट फूड होता है लकड़ी और कागज, और लकड़ी और कागज को ही साइंस में कहते हैं, याद रखिएगा, सेल्यूलोज। मतलब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि दीमक का भोज्य पदार्थ क्या है? स्टार्च, काइटिन, सेल्यूलोज या इनमें से कोई नहीं। सो व्हाट इज द राइट आंसर? तो सेल्यूलोज। मतलब बायोडायवर्सिटी एनिमल में आपको इसी तरह के कोई भी एनिमल से रिलेटेड क्वेश्चन मिल जाएंगे। जैसे अब आप देखिए सामने, ये तो ऐसे क्वेश्चन है जिन्होंने कईयों का सिलेक्शन डिसाइड किया है। जैसे आपने जरूर नाम सुना होगा डेविल फिश का। जी हाँ, डेविल फिश, जिसको पिशाच मीन कहते हैं, जिसको ऑक्टोपस कहते हैं। तो ऑक्टोपस, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, ऑक्टोपस दरअसल में कैसी फिश है? पिशाच मीन है, मतलब डेविल फिश है। इसके लास्ट में फिश वर्ड आ रहा है। तो जब भी इसके लास्ट में फिश वर्ड आता है या कई फिशेस के लास्ट में फिश वर्ड आता है, हम देखेंगे तो हम उनको रियल फिश समझ लेते हैं। जबकि याद रखिएगा, जो रियल फिश होती हैं वो हमेशा कॉर्डेटा फाइलम में मिलेंगी। जो भी फिश कॉर्डेटा फाइलम में नहीं होगी वो सारी की सारी फिश फॉल्स फिश में आएंगी, वो सब असत्य मछली में आएंगी। तो अभी फिलहाल के लिए आप एक चीज ये याद रखिएगा कि जो ऑक्टोपस है जिसका नाम डेविल फिश है, याद रखिएगा, और इसको श्रृंगमीन भी कहते हैं, तो ये जो है ये एक फॉल्स फिश है। भले इसके लास्ट में फिश क्यों ना हो, लेकिन ये फिश नहीं है।
इसी तरह से एक और फिश जिसके लास्ट में नाम फिश आता है लेकिन ये रियल फिश में नहीं आएगी, इसको कहते हैं कटल फिश। कटल फिश जो है इसके पास में इंक ग्लैंड पाई जाती हैं, स्याही ग्रंथियां पाई जाती हैं इस जीव के पास, और जब भी कोई इसको हाथ लगाता है तो निश्चित रूप में ये अपने अंदर से इंक ग्लैंड में से क्या निकालेगा, निश्चित रूप में निकालेगा इंक को, और चारों ओर फैला देगा और खुद का बचाव कर लेगा। मतलब कहने का ये है कि जो आप ऑक्टोपस देख रहे हैं ये भी रियल फिश नहीं है, और जो आप देख रहे हैं नेक्स्ट इमेज में, या ये जो इमेज आप देख रहे हैं इसको कहते हैं अपन कटल फिश। तो कटल फिश भी जो है वो रियल फिश नहीं है, बल्कि ये दोनों के दोनों जो हैं ये मोलस्का वर्ग में आने वाले जीव हैं, या मोलस्का ऑर्गेनिज्म हैं दरअसल में ये दोनों के दोनों। तो ये चीज आपको याद रखनी है। इसी तरह से मैं आपको सिर्फ और सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको दिमाग में रखनी है इस चैप्टर पे। तो बेसिकली जो मेन चीजें वो आपको पढ़नी है कि एनिमल की जितनी ज्यादा से ज्यादा वैरायटी और प्लांट की जितनी ज्यादा से ज्यादा वैरायटी जो न्यूज़पेपर में चर्चा में है, यदि आप उसको पढ़ लेते हैं तो निश्चित रूप में क्वेश्चन वहीं कहीं से बनेगा। लेकिन फिर भी हम प्रीवियस नॉलेज को इग्नोर तो नहीं कर सकते। जैसे डायनासोर से आपने देखा होगा कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम में हमेशा से क्वेश्चन आते हैं, और उसके क्वेश्चन के आने का मतलब भी यही है कि आए दिन कहीं ना कहीं डायनासोर के फॉसिल्स मिलते हैं या तो डायनासोर के अंडे मिलते हैं। और यदि हम बात करें डिंडोरी में भी जो नेशनल पार्क है वो भी दरअसल में आए दिन कहीं ना कहीं इस चीज के फॉसिल्स या इस चीज के एग जो है वो मिलते रहते हैं। तो यदि आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि डायनासोर जो सरीसृप वर्ग में आते हैं वो किस युग में सबसे ज्यादा फले फूले, तो आप में से 90% लोग आंख बंद करके आंसर बता देते हैं कि डायनासोर जिस पीरियड में या जिस युग में सबसे ज्यादा फले फूले वो जुरासिक युग है। लेकिन अब क्वेश्चन चेंज हो रहे हैं और क्वेश्चन थोड़ा सा आगे और पीछे शिफ्ट हो रहे हैं, और बस इसी चीज से स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि स्टूडेंट हमेशा पढ़ता है सीधा सीधा, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम थोड़ा सा आगे थोड़ा सा पीछे, इस वजह से स्टूडेंट परेशान हो जाता है। इसलिए अब स्टूडेंट को प्रॉपर एक सही तरह से चीजों को पढ़ना होगा, उसके लिए सही बुक सही नोट्स के साथ उसको आगे बढ़ना होगा। अब जैसे आप यहीं देख लीजिए, डायनासोर सबसे ज्यादा फले फूले ये सबको पता है, लेकिन यदि मैं पूछूं कि डायनासोर का ओरिजिन या डायनासोर का उद्भव किस युग में हुआ है, ट्राइसिक युग में हुआ है। याद रखिएगा, डायनासोर का उद्भव ओरिजिन ट्राइसिक युग में हुआ है, और डायनासोर पूरी तरह से विलुप्त हो गए हैं क्रिस्टेशियस युग में। तो डायनासोर की विलुप्ति का जो कारण है वो क्रिस्टेशियस युग में, आपने शायद सुना होगा वो उल्का पिंड गिरा था। उल्का पिंड गिरने से निश्चित रूप में 76% डायनासोर की प्रजातियां तो तत्काल निपट गई थी, और जो बची 24% प्रजातियां थी वो अपने आप को उस हॉट एटमॉस्फेयर में अडॉप्ट नहीं कर पाई, इसलिए वो क्या हो गई, समाप्त हो गई। तो कहने का सीधा सा मतलब है कि इस तरह से ये एक शॉर्ट वीडियो, एक शॉर्ट लेक्चर जो पूरी तरह से किस पर बेस्ड था, निश्चित रूप में बायोडाइवर्सिटी पर बेस्ड था, जैव विविधता पर बेस्ड था। इस लेक्चर में हमने यही चीज देखने की कोशिश करी कि जैव विविधता क्या होती है, जैव विविधता शब्द किसने दिया था, जैव विविधता का पिता किसे कहते हैं, जैव विविधता वर्ल्ड में सबसे ज्यादा कहाँ है, जैव विविधता इंडिया में सबसे ज्यादा कहाँ है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि जैव विविधता के दो सेगमेंट यदि हम देखते हैं कि जंतु जैव विविधता और पादप जैव विविधता में जंतु जैव विविधता से किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, इसी तरह से प्लांट बायोडाइवर्सिटी में भी आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि सबसे लंबा पेड़ कौन सा है, सिकोया सैम्फरविरेंस। लेकिन सिकोया सैम्फरविरेंस जिम्नोस्पर्म कैटेगरी में सबसे लंबा है। सबसे लंबा जो पौधा है एंजियोस्पर्मिक कैटेगरी में वो है यूकेलिप्टस। पर्यावरण का आतंकी वृक्ष किसे कहते हैं, कहने का सीधा सा मतलब है कि ज्यादा से ज्यादा आपको इस चैप्टर में पादपों से रिलेटेड, एनिमल से रिलेटेड, सूक्ष्म जीवों से रिलेटेड कोई भी चीज यदि न्यूज़पेपर में आ रही है तो आप उसको कवर करते चलो, उसको टिक आउट करते चलो। लेकिन आपको लगता है कि सर नहीं समझ में आ रहा कि न्यूज़पेपर में बहुत ज्यादा चीजें दी जाती हैं, कैसे पढ़ना है, हमको ये भी नहीं समझ में आ रहा कि क्वेश्चन कहाँ से आए, तो इसके लिए आप बिल्कुल सिंपल सा काम कर सकते हो। आपने एक ऐप डाउनलोड करना है, नाम है वेदांत एकेडमी, और वेदांत एकेडमी के ऐप पर आपको बीच बीच में करंट अफेयर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे ये चीज भी प्रमोट होती रहेगी। टेस्ट सीरीज ऑलरेडी आपके लिए भी है, और निश्चित रूप में प्रीलिम्स ओरिएंटेड जो स्टडी मटेरियल है ये बीच बीच में आपको मिलता रहेगा विद सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट।
तो निश्चित रूप में पाठक सर के दिशा निर्देशन में आप भी अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं और जितने भी इससे रिलेटेड जो एस्पेक्ट होंगे यूनिट 7 से, मैं उनको टाइम टाइम पर बीच बीच में आपको इसी तरह से एक रफली जो है डायग्रामेटिक सिस्टमैटिक रिप्रेजेंटेशन देता रहूंगा, क्योंकि पूरा सेशन कर पाना ये तो प्रैक्टिकल मेरे लिए भी नहीं है और आपके लिए भी थोड़ी मुश्किल होगा। लेकिन आपको चाहिए मेरा साथ, तो निश्चित रूप में आइए ऐप पर, करेंगे ज्यादा से ज्यादा बात और पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे इस सेशन को, जो कि है बायोडायवर्सिटी और भी जो मैंने पढ़ाए हुए हैं। तो लेता हूं अब आपसे विदा। उम्मीद रहेगी कि सेशन में जो भी चीजें आपको लगी होंगी अच्छी, वो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, ऐप डाउनलोड करना ना भूलिए। और यदि अपनी तैयारी को और भी बेहतर करना चाहते हैं विद ट्रस्ट, ऑफलाइन एज वेल एज ऑनलाइन, सो वेदांत अकेडमी.